नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी सिस्टम में स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री वो सेगमेंट है प्रीलिम का जिसके सवाल काफ़ी ज़्यादा आते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि दिनों दिन जो है इसके सवाल जो हैं वो कठिन होते जाते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लेंगे उसमें हर साल ही आपको यूनिक पढ़े हुए टॉपिक से, जैसे आपने मान लीजिए कर्नवालिस का टॉपिक है, गवर्नर जनरल में आपने उसे पढ़ा हुआ है, लेकिन उसी टॉपिक से इतने यूनिक फैक्ट बना लिए जाते हैं कि आप वहाँ पर हल नहीं कर पाते हैं। बीपीएससी में अगर मैं बात करूं तो एईडीओ का अगर आप पेपर देखा होगा आपने तो आपको हिस्ट्री के सवालों ने सरप्राइज़ किया होगा। यूपी की आप तैयारी कर रहे होंगे तो हिस्ट्री तो उसमें अलग ही सवाल पूछे जाते हैं, बहुत अलग सवाल आते हैं। यूपीएससी में भी इसी प्रकार के सवाल आपको मॉडर्न हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू हम लोग शुरू कर रहे हैं। लक्ष्य होगा 72 बीपीएससी, लेकिन उसके साथ साथ आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, टीआरई हो, एईडीओ हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, सभी एग्जामिनेशन में आपको ये हेल्प करेगा। और कहाँ से सवाल बनाए गए हैं तो स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी जो है बिपिन चंद्रा की, उन दोनों बुक से हमने सवाल बनाए हैं। कुछ सवाल जो हैं बीएल ग्रोवर के भी फैक्ट डाले हैं मैंने, तो ये 3 बुक का मैंने रेफरेंस लिया हुआ है। जब आप पढ़ते हैं तो आप स्पेक्ट्रम से पढ़िए, उसे रिवाइज करना आसान होगा आपके लिए। 1700 आप जब पढ़ते हैं तो 1857 से 1947 तक पढ़ा कीजिए। उससे पहले के जो हिस्से हैं प्रीलिम के लिए, इसको पढ़ने की जगह पर आप एमसीक्यू के थ्रू तैयार करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि मैक्सिमम सवाल जो हैं 1857 से 1947 के बीच के ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन उससे पहले का हिस्सा भी लेस इंपॉर्टेंट नहीं होता है। प्रीलिम में कभी भी पैटर्न बदल सकता है और उससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए उसे भी आपको पढ़ना चाहिए। हम लोग शुरू कर रहे हैं जिसमें 1770 से लेकर के 1800 तक के जो फैक्ट्स हैं उसे हम लोग कवर करेंगे आज 1 और 2 वीडियो में। उसके बाद से हम लोग उसके आगे का करेंगे। इसी प्रकार सीक्वेंस से चलते चलते 1947 तक हम लोग जाएंगे। साथ में पैरेलल साइंस का भी एमसीक्यू चल रहा है अपने चैनल पर, उसे भी आप देख सकते हैं। हर सवाल को हल करना है आपको। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के संदर्भ में कथन पर विचार करें। इस अधिनियम ने कंपनी के निर्देशकों का कार्यकाल, निदेशक डायरेक्टर का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर के 4 वर्ष कर दिया। अब आप ये तो पढ़ते हैं कि कंपनी के निदेशक वगैरह आए थे, लेकिन क्या उनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया था कि 1773 एक्ट में? कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केवल ब्रिटिश प्रजा तक सीमित था, भारतीयों पर नहीं था। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद गठन किया गया, जिसमें निर्णय बहुमत से लिए जाते थे। क्या हो जाएगा उसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा बी। 1 और 3 तो सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर के 4 वर्ष किया गया था। कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। यह तय किया गया कि 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होंगे, वही कंपनी के निदेशकों का। कथन 2 गलत है। कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय 1774 में स्थापित हुआ है। 1773 के एक्ट में इसकी चर्चा की गई थी और 74 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया। का अधिकार क्षेत्र कलकत्ता में रहने वाले सभी व्यक्तियों, ब्रिटिश और भारतीय दोनों पर लागू होता था, यदि दोनों पक्ष सहमत हों तो। यह कलकत्ता के बाहर के मामलों को भी सुन सकता था। इसी अस्पष्टता कारण बाद में नंद कुमार 1775 जैसे विवाद उत्पन्न हुए, जिसे 1781 के संशोधन अधिनियम द्वारा सुधारा गया था। कथन 3 सही है। यहाँ पर 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन, बोरवेल बनाई गई थी। इन चारों को पहले नियुक्त किया गया था। और गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को केवल निर्णायक मत देने का अधिकार था, उसके पास वीटो पावर भी नहीं दिया गया था। इस सवाल में हमने 10 से ज़्यादा फैक्ट्स को कवर किया है। तो अगर वन लाइनर मैं कराने जाता कि 10 सवाल इसका मैं बनाता, इन सदस्यों के नाम पर मैं 4 सवाल बना सकता था। तो इसी प्रकार से सवालों को कीजिए जिसमें आपके एक साथ 10 फैक्ट आपके कवर हो जाएं। 1793 का अस्थायी बंदोबस्त वैचारिक आधार के संदर्भ में, अस्थायी बंदोबस्त जो था, कंसीडर द फेमस डिबेट बिटवीन जॉन सोर एंड जेम्स ग्रांट। जॉन सोर और जेम्स ग्रांट के बीच में बहुत बड़े स्तर पर डिबेट हुआ था। किसके रिगार्डिंग? तो अस्थायी बंदोबस्त को लेकर के, आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793। अब आपको ये पता होगा 1793 में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लाएगी, जिसको जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, जिसको सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है। ये सब के सब क्या है भाई? एक ही का नाम है। किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था कर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या है ये व्यवस्था, तो वो बता देंगे। अब उसी को लेकर के मतभेद हुआ था, वहीं से सवाल मैंने बनाया हुआ है। जेम्स ग्रांट का मानना था कि भूमि का वास्तविक स्वामी राज्य यानी कि सरकार है और जमींदार केवल कर संग्राहक हैं। जमींदार क्या था? जमींदारी व्यवस्था किसान है।
फिर उसके बाद जमींदार होंगे, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स होंगे। ज़मींदार को काम दिया गया कि आप कर वसूल करके हमें देंगे, तो ज़मींदार क्या करेगा, किसान से कर वसूलेगा। यानी किसान के ऊपर में दोहरा बोझ आ गया, क्योंकि ज़मींदार ऐसे ही तो कर नहीं वसूलेगा, अपना हिस्सा रखेगा और ब्रिटिशर्स को उनका हिस्सा देगा। तो यानी कि सारा बोझ किस पर डाल दिया गया, किसानों पर डाल दिया गया। यही था ज़मींदारी व्यवस्था जिसे कहा जाता है। जॉन सोर्क का तर्क था कि ज़मींदार ही वह भूमि के वास्तविक स्वामी हैं, उनके साथ ही अस्थायी समझौता किया जाना चाहिए। कौन सा इसमें सही हो जाएगा, किसने क्या कहा था, कौन सा इसमें सही होगा? आपने आज तक इस प्रकार के सवाल कभी नहीं हल किए होंगे, वही रटे रटाई किए होंगे कि ज़मींदारी व्यवस्था किसके द्वारा लाया गया था, क्या था, कहाँ पर लागू किया गया था। इतना तो सबको पता होता है। उसके आगे क्या, उसके आगे ये सवाल, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। 1790 के दशक में भूमि राजस्व व्यवस्था तय करते समय एक बड़ा वैचारिक विवाद हुआ। जेम्स ग्रांट चीफ सेरेदस्तार का तर्क था कि ऐतिहासिक रूप से भूमि मुगल ब्रिटिश की संपत्ति है, सरकार की, राज्य की संपत्ति है, इसलिए जमींदारों केवल कमीशन एजेंट माना जाना चाहिए, राज्य को अधिकतम राजस्व की मांग करनी चाहिए। दूसरी ओर सर जॉन सोर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अध्यक्ष का तर्क था कि जमींदार ही पारंपरिक रूप से भूमि के मालिक हैं, उनकी संपत्ति के अधिकारों को मान्यता देकर कृषि में सुधार विक्स विचारधारा के अनुसार लाया जा सकता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जॉन सोर के तर्क का समर्थन किया था और 1793 में जमींदारों को भूमि का अस्थायी स्वामी मान करके अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो उसके पीछे की कहानी यही था, कहानी जो आपको पता होना चाहिए। अब अगला सवाल तो सभी को हल करना चाहिए, ये सवाल आपको कतई गलत नहीं करना चाहिए। आपने पढ़ा भी होगा, रट लिया होगा अभी तक तो आपने, तो इसका आंसर ज़रा निकालिएगा कि क्या हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई निम्नलिखित संधियों को कालक्रम में व्यवस्थित करें। पुरंदर की संधि, सूरत की संधि, सालवाई की संधि, बरगांव का समझौता। इसका आंसर ए हो जाएगा। 2, 1, 4 और 3 कैसे होगा भाई? सूरत की संधि 1775, रघुनाथ राव राघोबा ने पेशवा बनने की लालच में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ यह संधि की, जिससे युद्ध शुरू हुआ था। पुरंदर की संधि 1776, वॉरेन हेस्टिंग्स कलकत्ता परिषद ने सूरत की संधि को अमान्य कर दिया। कर्नल ऑप्टन को भेजा था नाना फडणवीस, पुणे दरबार के साथ यह नई संधि की गई थी। बरगांव का समझौता 1779, जब बॉम्बे की सेना पुणे की ओर बढ़ी तो महादाजी सिंधिया ने उन्हें तेलगांव में हरा दिया। अंग्रेजों को यह अपमानजनक समझौता करना पड़ा, जीते हुए सभी क्षेत्र लौटाने पड़े थे उनको। फिर सलवाई की संधि 1782 है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने बरगांव समझौते के मानने से इनकार कर दिया, जनरल गोडार्ड को भेजा और अंततः महादाजी सिंधिया के मध्यस्थता में यह संधि हुई थी, जिसमें माधवराव द्वितीय को पेशवा स्वीकार किया गया और 20 वर्षों की शांति स्थापित हुई थी इससे। तो ये सभी संधियां याद रहना चाहिए आपको। देखिए अगला सवाल क्या है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है बंधुओं, फॉल्स है? ये जरूर देख लेना एग्जामिनेशन में भी। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, चारों को पढ़िए और फॉल्स स्टेटमेंट इसमें से निकालिए कि कौन सा होगा। वीडियो रोक करके निकालना जरूर, नहीं तो राम कथा जैसे पढ़ते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे, मन तो लगेगा लेकिन हाथ में अंत में कुछ भी नहीं आएगा। ध्यान से पढ़िए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा। इसने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को राजस्व मामले में बंगाल के नियंत्रण से पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने बंगाल के गवर्नर जनरल को युद्ध, कूटनीति, राजस्व सहित सभी मामलों में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी पर स्पष्ट रूप से उच्च व पूर्ण अधिकार दे दिया। यानी कि कोलकाता किस पर हावी हो गया? मद्रास पर, और बम्बई, इन दोनों पर हावी हो गया। इसने केंद्रीकरण की प्रक्रिया को और मजबूत किया। अन्य सभी कथन सही हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना इसी एक्ट के द्वारा हुई थी, जो सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। बाकी ये 3 स्टेटमेंट जो हैं यहाँ पर सही दिए हुए हैं। इसने ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के मामलों में प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण प्रदान किया। ब्रिटिश सरकार भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती थी, कंपनी जैसे ONGC एक कंपनी है, भारत सरकार है, उसी प्रकार से ब्रिटिश कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन की सरकार अलग थी। तो सरकार को कंपनी के मामलों पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया। 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसमें ब्रिटिश चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज्य सचिव भी शामिल थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी एक शामिल थे। इसने वाणिज्य और राजनीतिक मामलों के बीच अंतर किया। वाणिज्यिक मामलों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का अधीन रखा गया, ये भी इसी के दौरान हुआ था, ठीक है। और राजनीतिक मामलों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के तहत में रखा गया। इसको कैसे याद रखें? तो पॉलिटिक्स हमेशा कंट्रोल करती है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि पॉलिटिकल मामले उसको दे दिए गए, ठीक है। डायरेक्टर हमेशा कंपनी वगैरह में होते हैं, डायरेक्टर के पद वगैरह,
तो डायरेक्टर हमेशा क्या करते हैं, कंपनी वगैरह चलाती है, यानी कि वाणिज्यिक मामले जो हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया गया। तो ये ज़रूर याद रखिएगा। याद करने का तरीका आसान बताया है मैंने। कॉर्नवालिस कोड के प्रमुख सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। करिए विचार। इसमें शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को लागू करते हुए राजस्व संग्रह और न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया। कलेक्टर ने सभी न्यायिक शक्तियां छीन लेगी कलेक्टर से, उसे केवल राजस्व संग्रह तक सीमित कर दिया गया। जमींदारी के तहत काम करने वाले फौजदारी अदालतों को समाप्त करके यूरोपीय न्यायाधीशों के नेतृत्व में सर्किट कोर्ट की स्थापना की गई। क्या सही है? क्या तीनों सही दिए गए हैं? क्या पहला सही है कि दूसरा सही है? चारों ऑप्शन भी देख लीजिए और आंसर ज़रूर निकालिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला फिर से देख लो क्या लिखा हुआ है। क्या होगा इसका आंसर? डी हो जाएगा। तीनों कथन सही दिए हुए हैं, इसको जरूर याद कर लेना। कॉर्नवालिस कोड 1793 जिसे जॉर्ज बार्ले द्वारा तैयार किया गया था। ये सवाल प्रीलिम में पूछा जाएगा कि कॉर्नवालिस कोड जो 1793 में लागू हुआ, इसे तैयार किसने किया था? जिसे जॉर्ज बार्लो के द्वारा तैयार किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण पहलू था शक्तियों का पृथक्करण, यानी कि शक्तियों को बांट दिया गया। देखो भाइयों बहनों, एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। क्या कलेक्टर कमिश्नर बनना आसान है, कठिन है, या एक नेता बनना कठिन है या आसान है? आपको हकीकत बताऊं, नेता, लीडरशिप जिनके हाथों वास्तविकता में जो नेता होते हैं ना, उनका काम बहुत बारीक होता है और बहुत ही बुद्धिमत्ता का काम होता है। झंटी फंटी नेताजी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके जैसे पढ़े लिखे हजारों जो सिविल सेवक हैं, उसके ऊपर उनको बढ़त बना करके रखनी होती है। इसी को कहा था रिफॉर्म। तो आज़ाद भारत में सबसे बड़ा रिफॉर्मर कौन थे भाई प्रशासन का? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज का जो व्यवस्था आप देखते हैं वो उन्हीं का बनाया हुआ। आईएएस, पीसीएस, पुलिस, कमिश्नर, सब कुछ, जिला और ये कमिश्नरी, ये सब उन्होंने ही बनाया था। लेकिन गुलाम भारत में जो बनाया गया था वो कॉर्नवालिस ने बनाया था। तो उसने एक तरीका निकाला था कि शक्तियों को बांटो, यानी कि जिम्मेदारी को बांटो और एक व्यक्ति एक कार्य के लिए नियुक्त करो। जिससे क्या होगा, वो कार्य के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार होगा और उससे जवाबदेही मांगी जाएगी। तो ये आसान काम नहीं होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। ये प्रशासनिक व्यवस्था को कायम करना बहुत मुश्किल काम होता है। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय कलेक्टर राजस्व वसूलता था, दीवानी मामलों में न्याय भी करता था। कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि राजस्व वसूलने वाले अधिकारी निष्पक्ष न्याय नहीं कर सकता, इसलिए उसने कलेक्टर को केवल राजस्व तक सीमित कर दिया। न्याय के लिए जिला न्यायाधीश का नया पद बनाया गया। देखिए किस प्रकार से कार्यों को बांटा है उसने, अलग अलग कार्य, अलग अलग व्यक्ति। इसके अलावा उसने नवाब जमींदारों की फौजदारी अदालत को ख़त्म कर कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना में 4 प्रांतीय सर्किट कोर्ट ऑफ सर्किट बनाए थे उसने। कहाँ कहाँ पर? कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना में। जो नवाबों की, जमींदारों की फौजदारी अदालतें लगती थी, जिसमें वो बैठ करके कानून पालन करवाते थे और कुछ भी बोलते थे, कुछ भी फैसला सुना देते थे, उन सब को उसने बंद कर दिया और 4 जगह पर अदालतों को बना दिया और अदालत में कानून के हिसाब से शासन उस समय कायम किया गया था, जो भी उस समय कानून था। इसको क्या बोलते? इसको बोलते प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर। इसलिए कॉर्नवालिस को ज़रूर पढ़िएगा, कभी फुर्सत मिले तो सर्च करके। 2 गवर्नर जनरल को पढ़िए कि किस प्रकार से शासन किया जाता है। शासन करना तो सीखना पड़ेगा ना आपको। एक कॉर्नवालिस और एक वेलेज़ली। हमारे लिए दोनों ख़राब थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत में स्थापित करने में सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं की मानी जाती है। एक बार इनको पढ़ेंगे आप बैठ करके तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से काम करते हैं, गवर्नेंस किस प्रकार से स्थापित किया जाता है, प्रशासन किस प्रकार से स्थापित किया जाता है। मुग़लों के एरा से निकाल करके ये जो कानून के शासन वाले एरा में लेकर के आए ये, तो वो वाला जो हिस्सा है वो ऐसे ही थोड़ी ना आया, किसी ने तो स्थापित किया ना, तो इन्होंने स्थापित किया था। आपको लग रहा होगा मैं अंग्रेज़ों का पक्षधर हूँ, नहीं, मैं केवल पढ़ा रहा हूँ आपको, दोनों दृष्टिकोण से समझना आपको सिखा रहा हूँ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में कथन पर विचार करें। युद्ध का तात्कालिक कारण टीपू सुल्तान द्वारा त्रावणकोर पर आक्रमण था, जो अंग्रेज़ों का सहयोगी था। मराठों और हैदराबाद के निजाम ने इस युद्ध में टीपू सुल्तान का समर्थन किया था। युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुई, जिसमें टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य 3 करोड़ रुपये युद्ध हार जाने के रूप में देने पड़े। क्या इसमें से सही दिया हुआ है? सही पूछा है आपसे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 1 और 3 तो सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। कथन 2 गलत है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कूटनीति का प्रयोग करते मराठों और निजाम को अपने पक्ष में कर लिया था। टीपू उस युद्ध में पूरी तरह से अकेला पड़ गया था। पहले एक संघ बना था, मराठा, निजाम और किसका? तो टीपू सुल्तान का, मैसूर का। लेकिन कॉर्नवालिस ने अपने
डिप्लोमेसी से अलग अलग कर दिया, मराठा को अलग कर दिया, निज़ाम को अलग कर दिया, तब मैसूर अकेले पड़ गया तो उसको उसने ख़त्म कर दिया था। 1792 में हार के बाद टीपू को श्रीरंगपट्टनम की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। उसका आधा राज्य मराठों, निजामों और अंग्रेजों के बीच बांट लिया गया। उसके 2 बेटों को जमानत के रूप में कर्नवालिस ने बंधक बनाया। अब यहीं पर देखिए किस प्रकार से डिवाइड एंड रूल, या फिर आज भी ये चीज़ किया जाता है। ज़रा सिखाता हूँ मैं, बियॉन्ड द फैक्ट्स चलें क्या, लालच, और वही लालच कल को आपके ऊपर में आ जाएगा। मराठा और निजाम को लगा कि मैसूर बंटने के बाद हमारे पास आ जाएगा आधा आधा, तो हमारा राज्य जो है वो समृद्ध हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि मैसूर के बंटने के बाद अगला टारगेट मराठा और निजाम में से एक कोई हो सकता है, क्योंकि वो बाहरी लोग थे, उनको निपटाना था पूरे देश की सभी बड़ी शक्तियों को। तो इस चीज़ का भांप नहीं पाए वो, इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। तो अंग्रेज़ों ने पहले मैसूर को मिटाया। अब 1818 के आसपास तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा, तो फिर वो मराठों को निपटाएंगे। निज़ाम को तो संधि ही साइन करवा लेंगे, निज़ाम की भी बात ख़त्म। तो इन्होंने शॉर्ट टर्म का लाभ देखा, लॉन्ग टर्म में इन्होंने देखा कि इसका परिणाम दीर्घकालिक क्या होगा, और उसका परिणाम क्या हुआ। ये सभी बड़ी शक्तियाँ जो भारत पर राज्य कर सकती थीं, अंग्रेज़ों को बाहर कर सकती, तो सारे मिटा दिए गए। वॉरेन हेस्टिंग्स की विदेश नीति, रिंग ऑफ फेंस की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए पड़ोसी राज्य बफर स्टेट की सीमाओं की रक्षा करना। ठीक है, जैसे भारत की सीमा की रक्षा करनी है तो भारत जो है भूटान की सीमा की रक्षा भी करता है, बस यही है। रिंग ऑफ फेंस की नीति का अर्थ अपने राज्य बंगाल की रक्षा के लिए पड़ोसी राज्य अवध की रक्षा करना, ताकि वह बफर का काम करे। हेस्टिंग्स ने अवध के मराठों अफगानों से बचाने के लिए सेना अवध के नवाब को किराए पर दी। इसका उद्देश्य बंगाल को युद्ध की विभीषिका से बचाना था। यही नीति बाद में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि का आधार भी बनी है। सन्यासी और फकीर विद्रोह के संदर्भ में कथन पर विचार करें। विद्रोह का मुख्य कारण 1770 का भयानक अकाल, अंग्रेजों द्वारा तीर्थ यात्रा कर लगाना था। इस विद्रोह में हिंदू सन्यासियों, मुस्लिम फकीरों ने सामान्य रूप से अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। मंजूर शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। सन्यासी विद्रोह के बारे में, सन्यासी फकीर विद्रोह के बारे में 3 स्टेटमेंट हैं। अब जरा हल कीजिए, 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तीनों यहाँ पर सही दिए हुए हैं। बंगाल में 1770 के भयंकर अकाल, अंग्रेजों की कठोर भू राजस्व नीतियों ने किसानों, विस्थापित जमींदारों, धार्मिक भिक्षुओं जो तीर्थाटन करते को तबाह कर दिया। अंग्रेजों ने पवित्र स्थान की यात्रा प्रतिबंध कर लगा दिया था। इससे नाराज होकर 10 नामी सन्यासी मदारिया संप्रदाय के फकीरों ने मिलकर के छापामार युद्ध शुरू किया। मदारिया संप्रदाय और 10 नामी सन्यासी किस विद्रोह से जुड़े हुए हैं भारत में, ये सवाल बन सकता है वन लाइनर में। प्रमुख नेताओं में मंजूर शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी शामिल हैं। देवी चौधरानी बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास भी है, आनंद मठ भी है, देवी चौधरानी भी है, कभी पढ़िएगा, मज़ेदार है ये सब चीज़ें। अब इसी आनंद मठ से जो वंदे भारत अभी लिया गया, वंदे भारत ओरिजिनल बिल्कुल अलग है। 1795 के खड़गा के युद्ध के राजनीतिक संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है इसमें से? पहला हो जाएगा, सर जॉन सोर के हस्तक्षेप की नीति के कारण अंग्रेजों ने निजाम की मदद नहीं की, जिससे वह मराठों से हार गया था। 1795 में खरड़ा या खुर्दा जिसको कहा जाता है, युद्ध हैदराबाद के निजाम और मराठा साम्राज्य के बीच में लड़ा गया। देखें, अभी आपको मैंने दिखाया किस प्रकार से मैसूर को निपटाने के दौरान ही इन्होंने निजाम को भी निपटाना शुरू कर दिया। निजाम ने 1790 में अंग्रेजों के साथ एक रक्षात्मक संधि की थी, लेकिन तत्कालीन गवर्नर जनरल सर जॉन सोर ने अहस्तक्षेप की नीति का कड़ाई से पालन किया और निजाम को मराठों के खिलाफ कोई सैन्य मदद नहीं दी थी। परिणामस्वरूप निजाम बुरी तरह हार गया और उससे अपमानजनक संधि करनी पड़ी। इस धोखे ने निजाम ने अंग्रेजों पर से विश्वास खो दिया और अपनी सेना में फ्रांसीसी अधिकारी रेमंड को नियुक्त करना शुरू कर दिया था। हालांकि बाद में 1798 वेलेस्ली ने उसे सहायक संधि के लिए मजबूर कर दिया। तो फिर यह सहायक संधि को साइन कर लेंगे और फिर निज़ाम की कहानी ख़त्म हो जाती भारतीय इतिहास में। फिर वो आज़ादी के बाद थोड़े दिन हल्ला करते हैं, फिर ऑपरेशन पोलो होता है, फिर उसे मिला लिया जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रतिपादित सहायक संधि के शर्त के संबंध में निम्न से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था? सहायक संधि में कौन सा शामिल नहीं था? सहायक संधि का जन्मदाता फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को माना जाता है। डुप्ले, ठीक है। इसका बताइए कौन सा इसमें सही नहीं है? डी हो जाएगा। ब्रिटिश रेजिडेंट सहयोगी राज्य के आंतरिक प्रशासन वीटो शक्ति का प्रयोग करेगा, करों के दर को तय करेगा, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। सहयोगी राज्य को अपने क्षेत्र ब्रिटिश सेना की टुकड़ी रखनी होगी, उसका खर्च उठाना होगा।
सहयोगी राज्य अंग्रेजों की सहमति के बिना किसी अन्य यूरोपीय शक्ति के व्यक्ति को अपनी सेवा में नियुक्त नहीं करेगा। सहयोगी राज्य बिना ब्रिटिश अनुमति किसी अन्य भारतीय राज्य के साथ युद्ध या संधि नहीं करेगा। ये सहायक संधि की शर्तें थी, ये तीनों याद रखिएगा। स्पष्ट रूप से कहा गया था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नंद कुमार का फांसी का मामला, इसको जुडिशियल किलिंग कहा जाता है भारत में। जुडिशरी का सहारा लेते हुए गलत चीज़ों में फंसा करके किसी आदमी को फांसी देने का सबसे पहला उदाहरण हमें लिखित इतिहास जो है मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें यही मिलता है। महाराजा नंद कुमार ने गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स पर मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम से रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। किस पर? वॉरेन हेस्टिंग्स पर। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे ने जालसाजी के आरोप में नंद कुमार को फांसी की सज़ा सुनाई थी। और एलिजा इम्फे जो थे ये वॉरेन हेस्टिंग्स के परम मित्र थे। तो मित्र ने देखा कि उसके मित्र पर आरोप लग रहा है, तो एक मित्र ने उसको फांसी की सज़ा सुना दी। नंद कुमार पर यह मुकदमा हिंदू कानून के तहत चलाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। नंद कुमार का मुकदमा इस बात का ज्वलंत उदाहरण कैसे ब्रिटिश कानून को अनुचित रूप से भारतीयों पर थोपा गया। जालसाजी के लिए फांसी दे दी गई, जो अंग्रेजी कानून के तहत एक पूंजीगत अपराध था, कैपिटल ऑफेंस था, लेकिन पारंपरिक हिंदू या मुस्लिम कानून के तहत जालसाजी के लिए मृत्युदंड का कोई प्रावधान नहीं था। वॉरेन हेस्टिंग्स अपने मित्र एलिजा इम्फे के साथ मिलकर इस मामले की साजिश रची थी, इसलिए इतिहासकार इसे न्यायिक हत्या कहते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1781 में पोर्टो नोवे का युद्ध हैदर अली और किस ब्रिटिश सेनापति के बीच लड़ा गया था? तो सर आयर कूट और हैदर अली के बीच में लड़ा गया था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में प्राच्यवादियों ओरिएंटलिस्ट जो थे के दृष्टिकोण के संदर्भ में कथन पर विचार करें। अब 2 दृष्टिकोण दिए हुए हैं उनके। सर विलियम जोन्स और जोनाथन डंकन जैसे प्राच्यवादी भारतीय संस्कृत, भाषा और कानूनों के अध्ययन का प्रबल समर्थक थे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत का पश्चिमीकरण करना, अंग्रेजी भाषा को प्रशासन की एकमात्र भाषा बनाना था। 13 का आंसर हो जाएगा ये। केवल पहला तो सही है, दूसरा गलत है। वेस्टर्नाइजेशन नहीं, ईस्ट वेस्ट का संगम बनाना था। प्राच्यवादियों का मानना था भारत पर सफलतापूर्वक शासन के लिए अंग्रेजों को भारतीय प्रशासन, ग्रंथ, रीति रिवाज, कानूनों को समझना होगा। उन्होंने पश्चिमीकरण का नहीं बल्कि देसी भाषाओं और संस्कृति के संरक्षण उपयोग का समर्थन किया। इसलिए उन्होंने कलकत्ता मदरसा 1781, ये क्रम याद रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी 1784, संस्कृत कॉलेज 1791, इन तीनों को याद रखिए, क्रम में पूछा जाता है। पश्चिमीकरण अंग्रेजी शिक्षा का विचार बाद में आंग्लवादियों ने दिया, जैसे मैकाले द्वारा मैकाले माइन्यूट में से शामिल किया गया था। नेक्स्ट सवाल है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के भीतर एक गुप्त समिति गठन किया गया था। इस समिति का मुख्य कार्य क्या था? गुप्त समिति जो बनाया गया इसका मुख्य कार्य क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के गोपनीय आदेश, युद्ध और शांति संबंधित को भारत में गवर्नर जनरल तक पहुंचाने का काम दिया गया था। किसको? तो गुप्त समिति को ये काम सौंपा गया था। पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी और ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया। एक 3 सदस्यीय गुप्त समिति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के भीतर बनाई गई थी। इसका काम यह था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ब्रिटिश सरकार युद्ध या शांति, कूटनीति संबंधित कोई भी गोपनीय आदेश जारी करे तो यह समिति उन आदेशों को अन्य डायरेक्टर्स को बताए बिना सीधे भारत में गवर्नर जनरल तक पहुंचा देगा। टीपू सुल्तान के आर्थिक और सैन्य सुधारों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा है, नॉट करेक्ट। 4 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस निकालिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। उसने राज्य में जागीरदारी प्रथा को बढ़ावा दिया ताकि जमींदार शक्तिशाली बन सकें, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। उसने सेना का आधुनिकीकरण यूरोपीय तर्ज पर किया। फ्रांसीसी अधिकारियों की मदद से राज्य का एक नया कैलेंडर, नया सिक्का, आमतौर की नई प्रणाली शुरू की। कृषि रेशम उत्पादों को बढ़ावा दिया और एक वाणिज्यिक बोर्ड की स्थापना की थी उसने। ये तीनों सही है, बी यहाँ पर गलत दिया हुआ है। उसने जमींदारी प्रथा को कम किया, पॉलीगार और स्थानीय सरदारों की शक्ति को कुचल दिया और भू राजस्व यानी कि सीधे किसान रैयत से इकट्ठा करने की व्यवस्था उसने बनाया ताकि बिचौलिए जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। 1774 के रोहिल्ला युद्ध के पृष्ठभूमि 1772 के फैजाबाद की संधि किसके बीच हुई थी? अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रोहिल्ला नेता हाफिज रहमत खान के बीच में ये संधि साइन किया गया था। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 1772 में मराठों का आक्रमण गृह से रोहिल्ला नेता हाफिज रहमत खान ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ फैजाबाद की संधि की। शर्त यह था कि यदि मराठे रुहेलखंड पर हमला करेंगे तो नवाब रोहिल्ला खंड की रक्षा करेगा और इसके बदले रोहिल्ला उसे 40 लाख रुपए देंगे। ये फैक्ट याद रखने की चीज़ है।
जब मराठों ने आक्रमण किया, नवाब की सेना के कारण वापस लौट गए तो रोहिल्लाओं ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसी को बहाना बनाकर के नवाबों ने वॉरेन हेस्टिंग्स की सैन्य मदद ब्रिटिश सेना लेकर के 1774 में रुहेलखंड पर हमला कर दिया। हाफिज रहमत खान को मार डाला गया था। लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि का शिकार हुए राज्यों का सही कालानुक्रम क्या है, सही सीक्वेंस क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, देन अवध ने साइन किया था। सहायक संधि हैदराबाद निजाम 1798, मैसूर 1799 टीपू के बाद, तंजौर 1799 अक्टूबर में, अवध का नवाब 1801 में इन्होंने साइन किया था। 1793 के 93 चार्टर एक्ट के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर 1793 का चार्टर एक्ट, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। असत्य पूछा जा रहा है। सी यहाँ पर असत्य है। इसने ब्रिटिश संसद को पहली बार कंपनी के मामलों में सीधा कानून बनाने का अधिकार दिया, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। बाकी इसने यह निर्धारित किया गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को भारत के राजस्व से भुगतान किया जाएगा। इसने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को बिना अनुमति के भारत छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ए, बी और डी तो सही है, सी यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ब्रिटिश संसद ने पहली बार कंपनी के मामलों में दखल 1773 रेगुलेटरी एक्ट के माध्यम से दिया था, न कि 1793 के चार्टर एक्ट से। 1793 के चार्टर एक्ट ने मुख्य रूप से कंपनी के विशेषाधिकारों को 20 साल के लिए नवीनीकृत किया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय खजाने से देने का कड़ा नियम बनाया था, जो 1919 ईस्वी तक चलता रहा और भारत को ये लूटते रहे। चैत सिंह मामला 1781 के संदर्भ में चैत सिंह कौन था, उसका हेस्टिंग्स के साथ क्या विवाद था? तो यह बनारस का राजा था जिसने हेस्टिंग्स ने मनमाने ढंग से भारी युद्ध कर और घुड़सवारों की मांग की थी। चैत सिंह बनारस का राजा जमींदार था। 1775 की संधि के अनुसार उसने कंपनी को निश्चित वार्षिक कर 22.5 लाख रुपए देना होता था, लेकिन मराठा और मैसूर युद्ध में उलझे वॉरेन हेस्टिंग्स 1778 से चैत सिंह से अतिरिक्त 5 लाख रुपए और बाद में 2000 घुड़सवारों की अवैध मांग की थी। जब चैत सिंह ने देरी की तो हेस्टिंग्स ने 50 लाख का जुर्माना लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। तो इसके बाद बनारस से विद्रोह हो गया। हेस्टिंग्स बाल बाल बचा। चैत सिंह को गद्दी से हटा दिया गया। यह मामला हेस्टिंग्स पर महाभियोग का एक प्रमुख कारण बना और हेस्टिंग्स को फिर भारत से जाना पड़ गया था। मैसूर राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संबंधों के संदर्भ में घटनाओं का सही क्रम व्यवस्थित करें। हैदर अली द्वारा कर्नल बेली की हार और अरकाट पर कब्जा, पोर्टो नोवे का युद्ध, त्रावणकोर पर टीपू सुल्तान का हमला, टीपू सुल्तान का जैकोबियन क्लब का सदस्य बनना। जैकोबियन क्लब क्या है? फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी होगी आपने, तो जैकोबियन क्लब पढ़ा होगा आपने। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 3, 4 सही क्रम में लिखा हुआ, चारों के चारों बिल्कुल सही लिखा हुआ है। निम्नलिखित में किस अधिनियम ने पहली बार बंगाल के गवर्नर जनरल को सेना के मुख्य सेनापति की शक्तियां अपने हाथों में लेने का कानूनी अनुमति दी थी? 1773 का रेगुलेटरी एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अधिनियम, 1793 का चार्टर एक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1786 का अधिनियम में ये चीज़ दिया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रसिद्ध ब्रिटिश कुलीन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का अनुभवी जनरल था। जब प्रधानमंत्री विलियम पिट ने उसे बंगाल गवर्नर जनरल बनने का प्रस्ताव दिया तो कॉर्नवालिस ने मना कर दिया। उसने शर्त रखी वो तभी भारत जाएगा जब उसे काउंसिल के निर्णयों वीटो करने की शक्ति मिले और स्वयं ही सेना का मुख्य सेनापति बनने की भी शक्ति मिले, और इन दोनों को स्वीकार किया गया। तब जाके कॉर्नवालिस भारत आया था। सर जॉन मैकफर्सन, जिन्होंने 1785 से 86 तक कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया, का प्रशासन किस बात के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? जॉन मैकफर्सन जब तक कॉर्नवालिस नहीं आया था उससे पहले इसी ने काम किया था। तो यही पूछा जा रहा है कि इसने जो कार्यवाहक के रूप में काम किया, तो सबसे फेमस क्या काम है इसका? भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का चरम स्तर था इसका कार्यकाल, इसीलिए इसको जाना जाता है। वॉरेन हेस्टिंग्स के जाने के बाद मैकफर्सन 20 महीने तक कार्यवाहक गवर्नर जनरल रहा। उसका कार्यकाल कंपनी के इतिहास में सबसे भ्रष्ट शासन में से एक माना जाता है। उसने अपने दोस्तों करीबियों को बिना योग्यता के लाभ पद पर बैठाया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को विशेष रूप से भ्रष्टाचार को साफ करने, प्रशासन में ईमानदारी के लिए भारत भेजा गया था। अवध की बेगमों के साथ वॉरेन हेस्टिंग्स के दुर्व्यवहार के मामलों में अवध की बेगमें कौन थीं? तो नवाब शुजाउद्दौला की विधवा माँ और पत्नी थी। वे फैजाबाद में रहती थी। उनके पास विशाल खजाना जागीरें थीं। हेस्टिंग्स को पैसे की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए उसने
असफदौला के साथ मिलकर के चुनार के संधि बेगम पर चैत सिंह के विद्रोह मदद करने का झूठा आरोप लगाया। ब्रिटिश सेना ने उनके महल को घेर लिया और उनके ख्वाज सराओं को भूखा प्यासा रखकर प्रताड़ित किया गया और 1 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जबरन छीन ली गई थी। भारत में आधुनिक सिविल सेवा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, जिसने प्रशासन में वरिष्ठता के पर्याप्त वेतन का सिद्धांत लागू किया और वरिष्ठता और पर्याप्त वेतन का सिद्धांत कर्नवालिस ने लागू किया था। देखिए क्या है यहाँ पर, जनक कहा उसने अधिकारियों को निजी व्यापार करने सख्ती से रोक दिया, लेकिन साथ ही वेतन भी काफ़ी बढ़ा दिया। कलेक्टर के वेतन 1500 रुपये प्रति माह प्लस राजस्व का 1% तय कर दिया था उसने। पदोन्नति के लिए वरिष्ठता का सिद्धांत लागू किया ताकि भाई भतीजावाद जो है वो ख़त्म हो सके। आज का आखिरी सवाल यही है, 1770 से 1800 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक नीति के तहत भारत से होने वाले निर्यात का अधिकांश वित्त पोषण कैसे किया जाता था? तो भारत से ही एकत्रित भू राजस्व के मुनाफे से, जिसे निवेश कहा जाता था, इसी के माध्यम से उनको वित्त पोषित किया जाता था। 1765 इलाहाबाद की संधि में दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद कंपनी की वाणिज्यिक नीति में बड़ा भारत के लिए विनाशकारी बदलाव आया। कंपनी ने ब्रिटेन से सोना चांदी लाना बंद कर दिया। अब वो बंगाल के किसानों से वसूले गए भू राजस्व से बचे हुए पैसे का उपयोग भारतीय सूती और रेशमी कपड़ी खरीदने के लिए करते थे, फिर उसे यूरोप में बेच करके भारी मुनाफा कमाते थे। भारतीय धन से भारतीय माल खरीद कर उसे विदेश में भेजने की इस प्रक्रिया को कंपनी के दस्तावेजों में विडंबनापूर्व ढंग से इन्वेस्टमेंट कहा गया। धन की निकासी का सबसे प्रमुख स्रोत था। बाद में ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो देते हैं दादा भाई नौरोजी, उसमें इन्हीं चीज़ों को वो उजागर करते हैं। तो 25 सवाल मैंने करवाया है, इसमें और भी 50 सवाल और है जिसको मैं अगले वीडियो में एक साथ कंप्लीट कर दूंगा। तो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस पैरेलल चलेगा। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर ही बताइएगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।